गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्टडी पोर्टल पे हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स व केमिस्ट्री के क्लासेस को आप जानते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जो है वो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और आज हमारा जो फिजिक्स की क्लासेस है उसका अंतिम दिन है, और इसके बाद एक लास्ट जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की क्लास होगी, और उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपके बीच में जो चैप्टर लाया हूँ वो एक्चुअली में कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है और फिजिक्स से भी रिलेटेड है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में ये पढ़ा जाता है, तो मैंने यहाँ पर भी इसको ले लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जितने भी टॉपिक मैं आज डिस्कस करूँगा ये सारे के सारे इससे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। जो फैक्ट्स मैं बताऊँगा आज आपको वो डायरेक्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना और मेरे साथ पूरी तरीके से बने रहना लास्ट तक। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पर आपको विभिन्न एग्जाम जैसे केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, सीटेट, आपके इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो शुरू करें? तो भैया शुरू कर लेते हैं आज, है ना। वैसे हमने आज बहुत सारे टॉपिक ले रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो है आकाशीय पिंड, जिसको आप कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है ना, सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड। तो जो आकाश में हमारी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का, ये सारे के सारे जो हैं ये मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके आकाशीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि जितने भी बॉडीज अंतरिक्ष में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर में आती है। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा या गैलेक्सी। ठीक है ना, आकाश गंगा या गैलेक्सी। तो आकाश गंगा या गैलेक्सी से आप क्या समझते हैं? आकाश गंगा का मतलब होता है कि विशाल तारों का समूह। आसमान में या अंतरिक्ष में विशाल तारों के जो समूह होते हैं, जिसमें कि कम से कम एक आकाश गंगा के अंदर 1 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक तारे होते हैं, तो इन समूहों को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अंतरिक्ष में विशाल तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है ना। और प्रत्येक जो आकाश गंगा है उसमें 98% जो सीधे सीधे भाग है वो तो स्टार्स का होता है, और बाकी 2% जो भाग है वो उसमें क्या होती है? अन्य गैसें, वह धूल होती है। ठीक है ना। जो धूल के कण वह जो अन्य जो गैसेज हैं, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, वो पाए जाते हैं 2% भाग में। तो इस प्रकार से ये आकाश गंगा या गैलेक्सी का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये है। तो अब हम अपनी आकाश गंगा की बात कर लेते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है। तो जो हमारा सौर मंडल है वो जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम है आपका दुग्ध मेखला या मिल्की वे मंदाकिनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? अपनी जो गैलेक्सी है जिसका कि सौर मंडल एक पार्ट है। ठीक है ना। और ये जो दुग्ध मेखला मिल्की वे है ये कैसी है? सर्पिलाकार या स्पाइरल।
ठीक है ना, ये इस प्रकार से है सर्पिलाकार। तो जो आकाश गंगा होती है उसमें क्या होता है कि ये बीच का एक वैक्यूम भाग होता है और इसके चारों तरफ यहाँ स्टार्स लगातार क्या करते हैं, कई हजार करोड़ लाखों स्टार जो है वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के कारण ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। और जो बीच का भाग है वो क्या होता है, एक डार्क मैटर वहां पर होता है, वहां पर कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता है, किसी को नहीं पता वहां पर क्या है, हो सकता है वहां पर कोई क्या हो, ब्लैक होल प्रेजेंट होता हो। तो यहाँ पर जो इलाका होता है ये बीच का, ये पूरा खाली होता है, काला होता है। कभी आप देखना यूट्यूब पे ये इसका वीडियो, इसका गैलेक्सी का, तो ये बीच का इलाका जो है वो पूरा खाली होता है, यहाँ पर काला अंधेरा सा छाया हुआ रहता है और उसके चारों तरफ जो है वो लगातार स्टार्स घूमते रहते हैं करोड़ों की संख्या में, ठीक है ना। तो ये है आपकी आकाश गंगा या गैलेक्सी, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या है, 24 आकाश गंगाओं का एक समूह है, जिसके किसके नाम से जाना जाता है, लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 24 गैलेक्सीज हैं अलग अलग, वो एक साथ हैं, एक समूह में, वो लोकल ग्रुप होता है। और उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है हमारी, कौन सी, जो हमारी गैलेक्सी है जिसका कि सौर मंडल एक भाग है, वो है आपकी मिल्की वे या मंदाकिनी जिसको कहते हैं। और जो हमारी इस गैलेक्सी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी है, सबसे नजदीकी, जो कि मिल्की वे के सबसे नजदीकी वो है आपका एंड्रोमेडा, ठीक है ना। यानी हमारी गैलेक्सी की जो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है ना। अब मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि एक्चुअली में क्या चीज है, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं, एक फिगर से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए ये चीज। तो ये सपोज ये कुछ है, ये है आपका ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में क्या होगा, एक करोड़ से भी ज्यादा क्या होंगी, गैलेक्सीज पाई जाएंगी। यहां पर सपोज एक गैलेक्सी ये यहां पर है, एक यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर भाग है, कुछ यहां पर भाग है, कुछ यहां पर भाग है, ठीक है ना। तो इन्हीं जो सारी अलग अलग आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है हमारी, कौन सी, मिल्की वे। और इस मिल्की वे का जो एक पार्ट है वो है आपका हमारा सौर मंडल, ठीक है ना। और उस सौर मंडल के हमारे भाग हैं कौन से, हमारा सूर्य और बाकी के ग्रह और उपग्रह, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कहां पर हैं, ये हम इस सौर मंडल के एक छोटे से हिस्से के भी छोटे के हिस्से में, यानी कि इस इतनी बड़ी जो गैलेक्सी है उसका एक भाग सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है उसका, उसमें सूर्य के अलावा कई सारे जो ग्रह हैं उसमें से एक छोटा सा ग्रह है हमारा पृथ्वी। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने छोटे भाग पर एक तरह से रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वो एलियन की एक अवधारणा आती है कि एलियन जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया कि हम तो इस छोटे से प्लेनेट पे है ना, यहाँ पर हमने जो है वो खोज भी की है तो अपने अगल बगल वाले प्लैनेट्स की है, अगर पृथ्वी पे है तो मंगल, बृहस्पति और इन सब चीज़ों की है। लेकिन उसके अलावा ये तो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, लेकिन हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी के अलावा जो दूसरी गैलेक्सी है वहाँ पर कितने ग्रह होंगे, वहाँ पर कौन से प्राणी रहते होंगे, क्या पता वो हमसे ज़्यादा डेवलप होंगे या अभी वो अनडेवलप होंगे। यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता है। मनुष्य ने अभी तक खोज केवल और केवल कहाँ तक की है, अपने ही सौर मंडल पे, अपने ही ग्रहों के आसपास, अपनी मिल्की वे को भी वो पूरी तरीके से नहीं खोज पाया है, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। तो फिर बाकी के जितनी भी गैलेक्सीज हैं उन सब पे पता नहीं कितने प्रकार के प्राणी रहते होंगे, कितने ग्रह होंगे, कुछ पता नहीं है अभी।
इसीलिए जो है वो ब्रह्मांड यूनिवर्स को क्या कहा जाता है कि क्या है, ये एक रहस्य है, एक क्या है, मिस्ट्री है। ये इसके अंदर क्या चीजें हैं, कितनी बॉडीज हैं, ये अभी नहीं पता है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा वो चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है ना। तो ये है आपका, अब आप समझ चुके होंगे कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हमने बात की आकाशगंगा की, अब हम बात करेंगे तारामंडल। तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन। तो तारामंडल भाई हमारे एक गैलेक्सी है, उसमें क्या है, लाखों तारे हैं, और हमारे सौरमंडल है उसके आसपास भी जो है वो लाखों करोड़ों तारे हैं। लेकिन जो तारे हैं वैसे तो वो रेंडमली बिखरे हुए होते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर जो है वो तारे क्या होते हैं, तारे विशिष्ट आकृति में होते हैं, विशिष्ट आकृति में उपस्थित होते हैं, है ना। यानी कि वहां पर कुछ विशेष प्रकार की आकृति को बनाते हुए वो तारे एक साथ एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सप्तऋषि तारामंडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्सा मेजर, और इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, अर्सा मेजर या ग्रेट बियर। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में आपने सुना होगा कि आकाश में ये सातों जो ऋषि, ये भारत के पुरातन जो ऋषि हैं उनके नाम पर इनके नाम है, और ये सभी एक साथ होते हैं, ठीक है ना। और उसको हम कहते हैं अर्सा मेजर या ग्रेट बियर। उसके अलावा जो और कॉन्स्टिलेशन के उदाहरण है वो है ओरियन। ओरियन ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है, इसका नाम है आपका ग्रेट हंटर, ग्रेट हंटर, है ना। उसके अलावा हरकुलिस है, हरक्यूलिस, हाइड्रा है, ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग जो है वो तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन के उदाहरण हैं। समझ गए आप। यानी कि तारामंडल क्या होगा, तारों का विशेष समूह होगा जो कि क्या होगा, एक कुछ विशिष्ट आकृति में एक साथ उपस्थित होगा, तो वो हमारा तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले। अब हम इसमें कुछ और बात करते हैं, तारों की ही बात करते हैं, क्योंकि हमने अब तारामंडल की बात की तो हम अब तारों की ही बात कर लेते हैं। तारे या नक्षत्र जिनको हम कहते हैं, या स्टार्स, ठीक है ना। तो जो तारे होते हैं वो ऐसी आकाशीय पिंड होते हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना। और ये हमेशा जो है इनके भीतर से जो है वो प्रकाश लगातार उत्सर्जित होता रहता है, ऊर्जा निकलती रहती है। जो तारे होते हैं, हमारा जो सूर्य है वो भी एक क्या है, सूर्य भी एक तारा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात पता होगी, है ना। तो जितने भी तारे होते हैं उनकी एनर्जी का स्रोत क्या होता है, उनकी एनर्जी का स्रोत देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो तारे हैं उनका जो लगभग 70% भाग होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। लगभग 28% जो भाग होता है उसमें हीलियम होता है, ठीक है। और बाकी जो है वो लगभग 1.5% के आसपास इसमें बाकी जो होते हैं वो होते हैं आपके कार्बन होते हैं, मीथेन होते हैं, ठीक है ना, आपके नियॉन होता है, ये गैसें होती हैं। और बाकी 0.5% जो है वो अन्य गैसें होती हैं। तो इन सब गैसों की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो लगातार जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन,
मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो और ग्रह कह रहा हूँ मैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, सूर्य और बाकी के स्टार, उन सब की एनर्जी का स्रोत होता है उनके भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलता रहता है और वहां पर जो है वो अपार मात्रा में ऊर्जा एनर्जी निकलती रहती है। ठीक है ना। तो ये जो ये है, ये आपका है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन। ओके, अब इसमें जो है वो जो ये तो आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो सबसे हमारा जो एक वो होता है, जो चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा सौर मंडल में, उसका नाम है क्या है? साइरस। साइरस, या इसको हम बोलते हैं डॉग स्टार। ठीक है ना, साइरस या डॉग स्टार। उसके अलावा जो सूर्य है, अगर हम उसको हटा दें तो सूर्य के बाद जो है वो सबसे जो नजदीकी जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा तो वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप याद रखना कि जो सूर्य है उसके बाद, सूर्य तो है ही, लेकिन उसके बाद सबसे जो नजदीकी तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ चुके हैं हमारे तारों के बारे में। ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको नक्षत्र ये बता दिया कि तारामंडल क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारी गैलेक्सी, आप समझ चुके हैं कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है, स्पाइरल शेप होती है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम ले दे के हमने जो है मेन चीज को जो पढ़नी है वो क्या है? हमारा सौर मंडल। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम। ठीक है। सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल किसको कहते हैं? सूर्य और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, तारे हैं, आपके उल्कापिंड हैं, आपके जितने भी ग्रह जो है वो लगातार इस फैमिली के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ। वो सारे के सारे किसका भाग है? सौर मंडल या सोलर सिस्टम का भाग कहलाता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो सौर मंडल है उसका जो मुखिया है, सौर मंडल का मुखिया वो है आपका सूर्य या सन। लगभग जो पूरा सौर मंडल है उसका 99.97% भाग अकेले का किसका है? सूर्य का है। और बाकी के 0.03% भाग पर जो अन्य ग्रह हैं सारे के सारे। तो आप समझ सकते हैं इसी बात से कि जो सूर्य है वो हमारे ग्रह से और बाकी के ग्रहों से कितना बड़ा होगा, जबकि पूरा का पूरा 99.97 भाग जो अकेले सूर्य का है सोलर सिस्टम में, और मात्र 0.03% भाग वो बाकी के प्लैनेट्स हैं। ठीक है ना। तो ये है, इसी कारण से जो है वो सूर्य जो है उसको हम क्या कहते हैं? सौर मंडल का मुखिया। ठीक है ना। ये है आपका। अब जो है वो जो इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल में जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, आप सब जानते हैं कि उनका क्या नहीं होता है? खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, और सूर्य के प्रकाश के कारण ही वो क्या होते हैं? उनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें ग्रहों में। ठीक है। और जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ पहले बता देता हूं मैं आपको। ये जैसे कोई ग्रह है तो ये सब सूर्य है, सन है,
तो ग्रह इस प्रकार से चक्कर लगाएंगे। तो इलिप्टिकल पाथ में क्या होगा कि यहाँ पर जब कोई ग्रह होगा और यहाँ पर घूम के जब वो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर जब रहेगा तो यहाँ पर उसकी क्या होगी, उसकी और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, और यहाँ पर जो है उसके और सन के बीच में, ये सपोज अर्थ है तो इनके बीच में जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी। तो इलिप्टिकल पाथ में जो है वो चक्कर लगाने के कारण जो ग्रह है और सन है, सूर्य है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी क्या नहीं होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, साल में किसी दिन कम होगी और किसी दिन ज़्यादा होगी, और हम उस डिस्टेंस को फिर एवरेज के तौर पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका सौर मंडल। ठीक है। सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको सौर मंडल का एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ ताकि फिर मैं आपको बता सकूं। तो सौर मंडल में ये है आपका सन, उसके बाद ये आपका गड़बड़ हो जाएगी, यह सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रह होते हैं ये सूर्य है, और ये इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है। ये है आपका सबसे पहला ग्रह, वो है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है ना। हिंदी में, इंग्लिश में लिख देता हूँ आपका मरकरी, वीनस, ठीक है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। इस प्रकार से ये ग्रह होते हैं। तो जो ये हमारे 8 ग्रह हैं, इसमें जो अंदर वाले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं आपके पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लानेट। ठीक है। यह है पार्थिव ग्रह। और इन बाहर वाले जो 4 हैं इनको कहते हैं हम बाह्य ग्रह, इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये पार्थिव ग्रह, ये बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट, या इसको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो ये अंदर वाले चारों ग्रह हैं ये अपेक्षाकृत ज्यादा क्या है, ठोस हैं, और इनमें जो है ये पृथ्वी के सदृश हैं, पृथ्वी के जैसे हैं, इसीलिए इनको पृथ्वी पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन पे जमीन ज्यादा है, ज्यादा इलाका ठोस है। जो बाहर के चारों ग्रह हैं वो जोवियन यानी बृहस्पति की तरह हैं, और ज्यादातर जो है इनका हिस्सा वो गैसों से बना हुआ है, बाहर के 4 प्लैनेट। तो इनको आउटर प्लैनेट या आपके जोवियन भी कहा जाता है, या इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि इनके जो अधिकांश मात्रा में जो है वो ग्रह से, गैसों से ये ग्रह बने हुए हैं। ठीक है ना। जबकि जो अंदर वाले ग्रह हैं वो हैं ज्यादातर कैसे हैं, वो ठोस अवस्था में। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे जो ये सौर मंडल होता है जिसमें 8 ग्रह हमारे प्रेजेंट। ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके हैं ये चीज। आगे चलते हैं।
सौर मंडल हो गया, सूर्य। आज अब हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, सूर्य, ठीक है ना। तो सूर्य जो है वो हमारे समस्त ग्रहों के जो ऊर्जा है उसका प्रमुख स्रोत है। समस्त जो जीवन होता है पृथ्वी पर और बाकी ग्रहों पर जी जो अगर संभावना है वो किसके कारण है, सूर्य के कारण है। और जो ग्रह है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सूर्य के संगठन की, ठीक है, तो जो सूर्य है वो लगातार 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से आकाशगंगा के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है ना। न केवल पृथ्वी जो है और बाकी ग्रह तो इसके चारों तरफ घूमते हैं, उपग्रह इसके चारों तरफ, ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन जो सूर्य है वो खुद में भी जो है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्रह्मांड जो मिल्की वे है, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। और ये लगभग 25 करोड़ वर्षों में, 25 करोड़ वर्षों में अपना एक चक्कर जो है वो पूरा कहलाता है, कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर, ठीक है ना। तो ये 25 करोड़ वर्ष जो है वो है क्या है, आपके ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर, जबकि वो पूरे की पूरी हमारी एक जो गैलेक्सी है उसका एक चक्कर लगा लेगा सूर्य, ठीक है ना। ये है सूर्य। अगर मैं सूर्य के कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सूर्य का, ठीक है। सूर्य के स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो ये सबसे जो अंदर वाला भाग है ये है आपका कोर, जिसको कहते हैं करोड़, ठीक है ना। जो करोड़ है उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो ये सेकंड वाला भाग है जो मैंने ब्लैक कर रखा है, ये वाला है आपका रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन या विकिरण मंडल, समझ गए। उसके बाद जो बाहर वाला उसके बाद का भाग है वो है प्रकाश मंडल, ओके। फिर बाहर के जो दो भाग है वो है आपका वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, ये है आपका फोटोस्फीयर, और सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है वो है आपका किरीट या कोरोना, जहां पर टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो भाई जो सूर्य है वो भी हमारी पृथ्वी की तरह उसको लीजिए, तो पृथ्वी की जो सबसे अंदर की सतह होती है वो क्या होती है, कोर होती है। वहां पर क्या होता है, पदार्थ जो है वो प्लाज्मा या तरल अवस्था में होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही हम सूर्य को मान लेते हैं। तो सूर्य का जो अंदर का हिस्सा है वो करोड़ है, और जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी, जो कि लगातार किसमें, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी नाभिकीय जो संलयन हो रहा होगा, न्यूक्लियर फिजन जो हो रहा होगा वो कहां पर हो रहा होगा, कोर में हो रहा होगा। और कोर में जब वो चीज होगी तो वहां पर क्या होगा, विशाल मात्रा में क्या होगा, एनर्जी या ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। तो वो ऊर्जा जो है वो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, किसके थ्रू, रेडिएशन जोन में निकलेगी, या आपको विकिरण मंडल जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो है ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में बाहर निकलेगी, ठीक है। अब जो ये विकिरण मंडल है इसके बाहर वाला भाग है वो प्रकाश मंडल कहलाता है आपका। तो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर ही वो भाग है जो कि क्या है, हमें पृथ्वी से सूर्य का दिखाई देता है, जो कि क्या है, लाल कलर का भाग है, यानी जो हमें सूर्य पूरा एक जायंट रेड की तरह दिखाई देता है वो क्या है, आपका प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। क्योंकि जो है वो रेडिएशन जोन से बाहर निकलने वाली जो
तरंगे हैं वो इतनी ज्यादा गर्म है कि वो क्या होती है, आग की तरह लपटें उठ रही होती हैं उसमें, और वो पूरी पूरी लाल दिखाई देती है। और हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, रेड जायंट की तरह दिखाई देता है। तो पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला भाग है, अगर वो पूछा जाए कि कौन सा है सूर्य का, तो वो है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, जो हमें दिखाई देता है। अब उसके अलावा जैसे हमारी पृथ्वी का एक वायुमंडल है, जैसे उसमें हमारी सबसे नीचे परत आपकी ट्रोपोस्फीयर है, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है ना, हमारा एक एटमोस्फीयर है। वैसे ही सूर्य का भी एक एटमोस्फीयर है। तो उस एटमोस्फीयर की जो पहली परत है वो कौन सी है आपकी, क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल है, जहां पर कि बहुत सारे रंग के प्रकाश बिखेरे जाते हैं क्रोमोस्फीयर में। और उसके बाद जो सबसे बाहरी परत है जिसको हम कहते हैं किरीट या कोरोना, तो ये जो परत होती है ये केवल और केवल कब दिखाई देती है, जब कोई ग्रहण लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के टाइम पर केवल एक बाहर की एक पतली सी रिंग दिखाई देती है और बाकी का सूरज नहीं दिखाई देता। तो जो बाहर की पतली रिंग दिखाई देती है वही क्या है, कोरोना है या किरीट है। समझ गए। तो इस प्रकार से ये सूर्य है, उसको उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सूर्य कलंक की। अब सूर्य पे कलंक भी लगता है, सन स्पॉट। आप बोलोगे ऐसा होता है? जी हाँ, सूर्य जो है उस पर जो है वो कभी कभी जो है वो धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं 2 से 3 महीनों के लिए। धब्बे, ये जो धब्बे होते हैं ये सूर्य के भीतर अपेक्षाकृत कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं। कितना कम तापमान, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर बाकी जगह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस वजह से ये इलाका थोड़ा सा अंधेरा सा दिखता है और वहां पर दूर से देखने पर सूर्य में उसमें धब्बा दिखाई देता है। ये 2 से 3 महीनों के लिए होता है। और जब सूर्य में ये उपस्थित होता है सन स्पॉट, तब पृथ्वी पर जो है वो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं। ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका सूर्य कलंक या सन स्पॉट। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे अब कि प्राग सम्मेलन में क्या हुआ था। प्राग सम्मेलन ये कब हुआ, 2006 में। जो प्राग है वो क्या है, आपके चेक गणराज्य नाम के जो देश है उसकी राजधानी है प्राग। वहां पर जो एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 2006 में, जिसमें कि पूरी दुनिया भर के जो महान शिक्षा, जो महान वैज्ञानिक थे, सारे के सारे रसायन शास्त्री थे, वो सारे के सारे आपके उपलब्ध हुए। भौतिक शास्त्री उपलब्ध आपके प्रेजेंट थे, वैज्ञानिक उपलब्ध थे। उन्होंने जो है वो क्या किया, ग्रहों की नई परिभाषा तय की। ठीक है ना। क्या किया उन्होंने, यहाँ पर ग्रहों की नई परिभाषा तय की। और इस सम्मेलन के दौरान ही ये निर्णय लिया गया कि जो प्लूटो है, यम है, उसको क्या कर दिया जाए, ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा है, ग्रह की जो परिभाषा है उसमें सटीक नहीं बैठ रहा है। क्योंकि वो क्या कर रहा था कि जो दूसरा ग्रह है उसकी जो ऑर्बिट्स है, उसकी कक्षा है, उसको ओवरलैप कर रहा था, जो कि ऐसा अलाउड नहीं है। तो इस वजह से जो है वो इसको, किसको, आपके प्लूटो को, प्लूटो या यम जिसको हम कहते हैं, इसको हटा दिया गया किससे, ग्रहों की श्रेणी से, और इसको डाल दिया गया किसमें, ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह। तो बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में इसको डाल दिया गया। किसको, आपको प्लूटो। ठीक है ना। कब हुआ था ये, प्राग सम्मेलन 2006 में, नई परिभाषा को तय करने के दौरान। नई परिभाषा में क्या था कि भाई पर ग्रह उसी को मानेंगे जिसको जो क्या करेगा, अपनी खुद की एक्सिस में घूमेगा और किसी दूसरे की एक्सिस को ओवरलैप नहीं करेगा। समझ गए। तो ये है आपका प्राग सम्मेलन। तो प्राग सम्मेलन के बाद जो है वो हमारे जो ग्रह हैं वो कुल कितने रह गए, 8 ही ग्रह अब हमारे मात्र रह गए। ठीक है ना। तो हम
थोड़ा जो है उन ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो सौर मंडल है उसके ग्रह जो हैं वो कितने हैं वर्तमान में? 8 प्लैनेट्स हमारे प्रेजेंट है, 8 ग्रह हमारे प्रेजेंट है, जिनमें जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है आपका बुध या मरकरी, ठीक है ना, बुध या मरकरी। तो जो बुध या मरकरी है वो क्या है? आपका सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह, और ये है सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे पास स्थित है ये ग्रह, समझ रहे हो, और सबसे छोटा भी है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इस पर जो है मरकरी की अत्यधिक प्रेजेंस होती है, इसी कारण इसका नाम मरकरी रखा गया है, बुध, ठीक है ना। जो बुध है वो अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ वो कितने 88 डेज में पूरी करता है, यानी कि यहाँ पर जो एक साल है वो कितने दिन का होगा? 88 दिन का होगा। और अपनी धुरी पर जो परिक्रमा करता है वो कितने दिन में करता है? 59 डेज में करता है, यानी 59 डेज का यहाँ पर एक ही दिन होगा, ठीक है ना। और 88 डेज में यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपके एक साल बीत जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है आपका बुध, ठीक है। बुध की जो विशेषता है कि इसका क्या नहीं है? अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं, ठीक है। तो ये है, और इस पर जो है वो कोई भी वायुमंडल, ये भी याद रखना, नेक्स्ट, वायुमंडल उपस्थित नहीं है, ठीक है ना। तो वायुमंडल जो है वो जब उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें दिन में आती हैं उससे जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 100, 200, 300 तक चला जाएगा, 400 तक चला जाएगा। और जब रात, जैसे ही रात होगी वो सारे की सारी जो हीट है वो वापस चली जाएगी, क्योंकि वायुमंडल तो है नहीं उसको रोकने के लिए। तो रात के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में 150 और 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, यानी कुल मिला के दिन और रात की जो टेम्परेचर उसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है वायुमंडल ना होने से, ठीक है। तो ये है आपका बुध या मरकरी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रह है वो है आपका शुक्र या वीनस। सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो दूसरे नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। ये जो है ये पृथ्वी के समान है, आकार आकृति इन सब में, तो इस कारण से इसको क्या कहता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, किसको? वीनस या शुक्र, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। दूसरी जो है इनकी खास बात है आपके कि जो बाकी के स्टार्स होते हैं, जितने भी हमारे बाकी के ग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं? आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो ये ग्रह है या वीनस है और दूसरा अरुण यूरेनस, ये दोनों जो ग्रह हैं ये जो है वो क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जब ये चक्कर लगाएंगे तो ये ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, बाकी के ग्रह वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, यानी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार से, और ये क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, क्योंकि ये दोनों विपरीत चल रहे हैं, ये और यूरेनस, ठीक है ना। तीसरी जो हम विशेषता इसमें याद रखते हैं वो है आपका जो वीनस है वो सुबह और शाम को सूर्य के प्रकाश के कारण इतना ज्यादा चमकता है कि कभी कभी ये सूर्य के तारे की तरह लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार
और सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। समझ गए हो ना? तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझ का तारा इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, तो शुक्र को या वीनस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतना काफी है मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी या अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी या अर्थ। तो जो अर्थ है वो हमारी जो पृथ्वी या अर्थ है, ये जो है ये इसकी सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से दूरी वो औसतन कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। समझ लो, एवरेज जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो है 15 करोड़ किलोमीटर। भाई जो सूर्य है वो, पृथ्वी जो है वो आपके सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर कि क्या है, जीवन उपस्थित है या लाइफ की प्रेजेंस है। ओके, ये बात आपको पता है। जो पृथ्वी है उसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? सब सोचते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार होती है, गोलाकार नहीं होती है। गोलाकार आकृति अगर ऑप्शन में रहता है तो उसको गलत टिक करना है। पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है? लघुवक्ष गोलाभ की आकृति, या इसको कहते हैं ऑबलेट, ऑमलेट में समझना, ऑबलेट स्फेरॉइड, या इसको हम कहते हैं जियोइड, या इसी को हम कहते हैं आपका इलिप्सॉइड। तो ऑबलेट स्फेरॉइड, जियोइड या इलिप्सॉइड जो शेप है वो है अर्थ की, पृथ्वी की। ठीक है ना? जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो एक चक्कर लगाने में कितने लगाती है? ये आप सबको पता है कि 365 दिन लगाती है। 65 दिन 48 घंटे, है ना? और कितने मिनट? 56 मिनट, है ना? ये ऐसी है 48 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट। यहाँ 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, इतना जो है वो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी लगाती है। और इसी में इसी को क्या कहते हैं? 8 ईयर 1 ईयर कहते हैं। ठीक है ना? तो जो ये बाकी के 5 घंटे और 48 मिनट ये जोड़ के ही क्या बनाता है? लीप ईयर को बनाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ये जो पूरा अपनी धुरी पर भी जो है हम जानते हैं पृथ्वी घूमती है, तो अपनी धुरी पर जो है वो 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है, या लगभग 24 घंटे। तो इसमें एक दिन हमारा पूरा हो जाता है, एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। ठीक है ना? तो ये अपनी जो एक्सिस है उस पर घूमने के कारण आप जानते हैं कि दिन और रात होते हैं। ठीक है, और जो सूर्य के चारों तरफ जो है वो परिक्रमा करती है, रिवॉल्वेशन करती है, उसके कारण जो है वो पूरा का पूरा साल बीतता है। ठीक है ना? तो ये है आपका जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो है वो, ये जो एक्सिस है पृथ्वी की ये इस प्रकार से, तो ये अपने जो एक्सिस पर जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है झुकी होती है, उसी के कारण जो है वो पृथ्वी, हमारे जो दिन और रात पॉसिबल होते हैं। क्योंकि अगर वो झुकी ना होती, वो सीधी होती और सन उस पर एक साइड से पड़ रहा होता, तो जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो क्या होगा? हमेशा एक ही हिस्सा जो है वो क्या रहेगा? पृथ्वी के आगे रहेगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो अंधकार में डूबा रहेगा। तो इसका मतलब कभी एक हिस्से पर कभी दिन होता ही नहीं, एक पे कभी रात होती ही नहीं, इस प्रकार से होता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से जो है वो पृथ्वी पर दिन और रात पॉसिबल होते हैं। ठीक है ना? तो ये 23.5 डिग्री झुके होने का भी विशेष महत्व है। ठीक है, अब पृथ्वी की जो है वो आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बाकी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से
शुरू में ही बता दिया कि इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, गोल नहीं घूमती है बल्कि इलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ठीक है, जो पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है, अगर ये सपोज मैं ये पृथ्वी मान लूं और ये इसका एक टुकड़ा निकाल लूं, तो ये इसके आंतरिक संरचना का एक टुकड़ा निकाल दिया मैंने। तो इसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है कोर, जो उसके ऊपर वाला भाग होता है वो होता है मेंटल, और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये होता है आपका क्रोड मेंटल, और तीसरा है आपकी क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं सियाल भी कहते हैं, इसको सीमा भी कहते हैं, और इसको नीफे भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी। ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, जिसमें ये कोर वाला जो हिस्सा है ये किसमें होता है, पूरी तरीके से तरल अवस्था में होता है, जहां पर कि किस स्थिति में पाई जाती है चीजें, प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, उसके अलावा जो पृथ्वी है उसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट, क्योंकि पृथ्वी पर जो अधिकांश मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण जो अंतरिक्ष है वहां से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, इस वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीजें पता चल गई हैं पृथ्वी के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है। बाकी जो है पृथ्वी का एकमात्र जो सैटेलाइट है वो कौन सा है, नेचुरल चंद्रमा है। ठीक है ना, मून। तो ये चीज आपको पता ही है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से आप केमिस्ट्री इसमें पृथ्वी के बारे में काफी कुछ देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेनेट है वो है आपके मंगल। मंगल या मार्स। ठीक है, तो जो मंगल है या मार्स है इसकी क्या विशेषता है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है, और जो मंगल की ग्रह है उसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति, इसके कारण जो है ये कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, मंगल ग्रह जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है उसमें लो ऑक्साइड की प्रेजेंस है, तो पूरा का पूरा जो प्लैनेट है वो कैसा दिखाई देता है, आपका भूरे कलर का या लाल कलर का दिखाई देता है। इसी कारण इसको रेड ऑक्साइड आपका रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मंगल। मंगल जो है उस पर जो है आपके पृथ्वी की तरह ही कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे यहाँ पर जो है वो ऋतुएं परिवर्तन होती है, ऋतु परिवर्तन होती है। 6 महीने की जो है रात होती है और 6 महीने का दिन होता है यहाँ पर। ठीक है, और जो परिक्रमण काल है अपनी एक्सिस पर वो लगभग 24 घंटे 7 मिनट के आसपास होता है। तो इसका लगभग पृथ्वी के जैसा ही हिसाब का है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत जीवन की संभावना जताई जाती है, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रेजेंट इतनी ज्यादा है कि आदमी को क्या हो जाता है, दम घुटने लग जाएगा यहाँ पर जैसे ही मंगल ग्रह पर वो प्रवेश करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हालांकि जताई गई थी, लेकिन बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि जहाँ यहाँ कहीं थोड़ा बहुत जो है पानी की उपस्थिति जो है मिली थी, इस कारण से इस प्रकार की संभावनाएं जताई गई। ठीक है ना, तो ये है आपका मंगल ग्रह। जो मंगल है उस पर जो है वो नासा ने 2004 में जो अपना क्यूरोसिटी नाम का जो है वो एक रोवर भेजा था, जिसने कि मंगल ग्रह के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड कराई। कौन सा रोवर, क्यूरोसिटी। ठीक है ना, तो ये नासा का है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ठीक है ना, तो ये इन्होंने 2004 में भेजा था। अब जो मंगल ग्रह है उस पर एक पर्वत भी उपस्थित है जो कि पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, और उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, तो निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है जो कि पृथ्वी से 3 गुना बड़ा पर्वत है। ठीक है ना, तो 3 गुना पृथ्वी के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है ना, तो ये है आपका निक्स ओलंपिया। ठीक है,
उसके अलावा इसमें जो चीजें पूछी जाती है मैंने आपको सारी बता दी हैं, और इसके अलावा इसमें पूछा जाता है इसके उपग्रहों के नाम, इसके जो सैटेलाइट थे उसमें। तो इसके जो सैटेलाइट है वो है आपके डीमोस और फोबोस। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। जिसमें जो डीमोस है ये पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी माना जाता है, और फोबोस और डीमोस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने मार्स या मंगल के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति या जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में क्या खास बात है? जुपिटर के बारे में खास बात यह है कि ये क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। जो इसका अधिकांश भाग है वो गैस व धूल से बना हुआ, ठीक है ना। इसकी जो सतह है उस पर जो है वो जब रोवर भेजे गए और दूरबीन से देखा गया तो एक बड़ा सा जो है वो रेड स्पॉट देखा गया, ठीक है ना। एक ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया, और जो ये ग्रेट रेड स्पॉट इसकी सतह पर देखा गया, इसको जब बाद में स्टडी किया गया तो पता चला कि यहाँ पर उठने वाला एक क्या है, तूफान है, बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान है जो कि इसकी सतह पर उठता है, सरफेस पर उठता है, किसकी, जुपिटर की, जिसके कारण वो जो है वहां पर एक तरह से धब्बा टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि उस तूफान से वहां पर बवंडर उठता होगा और वो धूल उड़ती होगी, तो उस वजह से वो क्या दिखाई देता है, एक रेड स्पॉट की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में एक ही चीज पूछी जाती है कि इसके कितने उपग्रह हैं। तो इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 67 उपग्रह हैं बृहस्पति के, जिसमें सबसे बड़ा है आपका गैनीमेड, ठीक है ना। तो ये है आपका जुपिटर या बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रह है वो है आपका शनि या सैटर्न, ठीक है। शनि जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इसके चारों तरफ पाए जाने वाली वलय जो कि कितनी है, 10। तो ये जो सूर्य होता है, शनि होता है, वो ग्रह जब भी दिखाया जाता है, आपने देखा होगा कि जब सूर्य शनि है उसको दिखाया जाता है तो इस प्रकार से उसकी चारों तरफ एक रिंग दिखाई जाती है। तो ये जो रिंग होती है ये किसकी होती है, वास्तव में जो इसके चारों तरफ गैस व धूल से बनी हुई एक रिंग होती है, जो कि मोटी रिंग दिखाई देती है। लेकिन जब नजदीक से इनको देखा जाता है तो यहाँ पर टोटल हमें 10 रिंग जो है इस प्रकार की गैसों की दिखाई देती है। तो वो जो गैसों की रिंग है वो क्या होती है, इसकी खास विशेषता है किसकी, शनि की, ठीक है। और बृहस्पति के बाद ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसकी जो विशेषता है, इसके जो बृहस्पति बाद सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसके 62 उपग्रह हैं, और इसके जो उपग्रह हैं उसमें जो सबसे बड़ा है वो है आपका टाइटन। तो इससे यही क्वेश्चन बनता है कि इसके चारों तरफ, इसका जो चारों तरफ है वो रिंग या वलय क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो गैस व धूल के कण होते हैं, और इसका जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन। ये जो दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है तो काफी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका अरुण या यूरेनस, ठीक है ना। तो यूरेनस के बारे में आपको एक चीज पहले ही बता दी है कि ये क्या करता है, उल्टी दिशा को तरफ घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ। बाकी के ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि यह अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है, और इसके कारण से इसे क्या कहते हैं, झुका हुआ ग्रह, झुका हुआ ग्रह में लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, या रोलिंग प्लैनेट की नाम से भी जाना जाता है, रोलिंग प्लैनेट। तो ये पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह या रोलिंग प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो
जो यूरेनस है वो लेटा हुआ ग्रह या रोलिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, इसमें जो है वो मीथेन, इसके वायुमंडल में CH4 की प्रेजेंस ज्यादा होती है, ज्यादा उपस्थिति, इसके कारण से ये कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। तो हरे ग्रह के नाम से या ग्रीन प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है, इसको यूरेनस या अरुण को जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास वो है नेपच्यून। ठीक है, या वरुण। तो जो नेपच्यून है इसकी विशेषता क्या है कि ये सौर मंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह है, सूर्य से दूरी में सबसे दूर है। जो सबसे दूर है तो इसके कारण जो है सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाने में जो है सबसे ज्यादा समय लेगा। तो ये कितना 165 वर्ष, 165 वर्ष का समय लेता है किसके तरफ, सूर्य के चारों चक्कर लगाने में। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक साल लगने में, इसका एक ईयर लगने में कितने 165 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये है क्योंकि ये इतनी दूर है, और ये चूंकि हमें इतनी दूर है तो सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, तो ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ प्लैनेट है। ये 24 घंटे जो है वो बर्फ से ही ढका होता है, और हमेशा 12 महीने जो है ये बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वरुण या नेपच्यून है। ठीक है, इसके अगर मैं ग्रह की बात करूं तो ये हल्का पीला कलर का ग्रह है ये। ठीक है ना, हल्का पीला कलर। तो ये हैं आपके हमारे सारे ग्रह। ठीक है ना, उसके अलावा जो है वो कुछ छोटी मोटी चीजें और बता देता हूं मैं आपको लास्ट में। जो रह गई है वो है आपका क्षुद्र ग्रह, या जिनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच, जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है, तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर छोटे 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 चट्टान के टुकड़े जो है वो बिखरे होते हैं, और ये भी लगातार घूमते रहते हैं क्योंकि ये किसी ग्रहों से पुराने समय में टूट गए होंगे। तो ये लगातार चट्टानों के टुकड़े जो है वो घूमते रहते हैं। उन्हीं चट्टानों के अवशेषी टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ गए, छोटी सी बात है ना। नेक्स्ट है हमारे पास वो है धूमकेतु या उच्छल तारा जिसको कहते हैं, या उच्छल तारा या कॉमेट्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो कॉमेट्स क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो पुच्छल तारा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो जो आगे वाला भाग है वो गर्म होगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, गैस का गोला है तो फैल जाएगा। तो आगे वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। ठीक है ना, या इसको हम कोमा भी कहते हैं। और जो पीछे वाला भाग है वो एक मूंछ की तरह है, तो इसको क्या कहलेंगे, टेल कहते हैं। तो इसलिए इसको पुच्छल तारा कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसका जो पीछे वाला भाग है वो गैस जो है वो फैली हुई है दूर तक, इसलिए वो पूंछ की तरह दिखाई देगा, और जो सूर्य की तरफ भाग होगा वो एक हेड या सर की तरह दिखाई देगा, क्योंकि वो फैल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा सूर्य के हीट के कारण। ठीक है ना, तो ये है आपका पुच्छल तारा। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो किसका है, उल्का पिंड का। उल्का या आपका शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, और इसको मिटियोर्स भी कहा जाता है। जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो मैंने बोला कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, कई बार ये क्या होते हैं, ऊपर से जो है वो मतलब वो पृथ्वी के वायुमंडल में गिर जाते हैं, और जैसे ही ये वायुमंडल में गिरते हैं ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं। क्योंकि चट्टानों के टुकड़े जब वायुमंडल में आएंगे तो वायु का घर्षण उन पर काम करेगा, और इतना ज्यादा घर्षण जब उन पर काम करेगा तो वो क्या होगा, घर्षण के कारण जल जाएंगे, और जलते हुए नीचे आएंगे, और हमें लगेगा कि जो तारा है वो टूटकर नीचे गिरेगा। तो इसीलिए इसको जो है वो टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा या
शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। समझ गए ना, टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे चंद्रमा की या मून की। तो मून हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो ये है मून। मून पर जो है वो सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कौन सा है, लिबनिट्ज पर्वत। लिबनिट्ज पर्वत। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें याद रखना है। उस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी से मून का मैक्सिमम जो है वो 59% भाग दिखाई देता है। समझ रहे, क्योंकि जो मून है वो लगातार जो है वो ये पृथ्वी है और उसके चारों तरफ घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रही, तो जो एक हिस्सा है वो लगातार क्या होगा, वो पृथ्वी के सामने रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा, क्योंकि वो उसके सिंक्रोनाइज में घूम रहा है, दूसरा हिस्सा हमेशा पीछे रहेगा। तो वो हिस्सा जो है जो पीछे रहेगा वहां पर हमेशा अंधकार रहेगा। है ना, अभी देखा आपने हाल ही में चीन ने अपना जो एक रोवर है वो क्या था वो, चीन चांद पता नहीं क्या था, वो रोवर उतारा है चीन के ने, किसके, चंद्रमा के उस हिस्से पर जो दिखाई नहीं देता, यानी कि काला हिस्सा। तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं। शांत क्षेत्र या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो इतना याद रखना कि सूर्य जो है, जो पृथ्वी है, उससे चंद्रमा का मैक्सिमम 59% भाग ही दिखाई देता है, बाकी का 49% भाग कभी भी नहीं दिखाई देता है। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये है आपका सन, आपके हमारे हमने आकाशीय पिंडों और सौरमंडल और उसकी सारी बॉडीज के बारे में डिस्कस कर लिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज के जो लेसन है उसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, समझ में चीज़ें आई होगी और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताए। ठीक है ना, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फिजिक्स का जो लैब चैप्टर है वो ख़त्म हुआ और हम अब एक और केमिस्ट्री का टॉपिक बनाएंगे, उसके साथ हमारा ये दोनों चैप्टर खत्म हुए। फिर मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाऊंगा और उस एक्सरसाइज को आप जरूर अटेंड करना। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।